हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। आप लोगों के लिए मैं आज से कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका मैंने नाम दिया है प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत के जितने भी हमारे बंदरगाह थे उनके बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में। यहां से मुझे उम्मीद है कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हम लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिल जाना चाहिए। जैसा कि हमारे प्राचीन और मध्यकालीन भारत की कला संस्कृति का जो टॉपिक है उसके हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। मैं 3 से 4 क्लास मुश्किल से लूंगा, इसमें ज्यादा लंबा नहीं, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट प्लेस और उसकी सभी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे मैं आज बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल और उनकी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। ओके, उसी तरीके से आपके प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जितने भी बंदरगाह हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह प्लेसेस हुए हैं, पोर्ट्स वगैरह, उन सभी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आएगी और आपके यूजफुल भी होगी, चाहे वो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की, किसी की भी, वहां पर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कृपया करके सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपको ये क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आपके इतिहास वैकल्पिक विषय का मेरा जो नया बैच है वो 7 तारीख से शुरू हो रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री से पेपर हम लोग शुरू कर रहे हैं इस बार, विश्व इतिहास से, और बहुत ही सरल और सहज तरीके से मैं विश्व इतिहास को शुरू करूंगा, जिसमें आप लोग एक कहानी के तौर पर विश्व इतिहास को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और दिमाग में बिल्कुल ऐसे पिक्चर फॉर्म की तरह उसको सेट कर लेंगे। और चाहते हैं कि इतिहास में 300 प्लस नंबर आए तो डेफिनेटली आप मेरे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और करना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हिंदी माध्यम में सबसे ज्यादा नंबर देता है और आपको टॉपर बनाता है, और बिल्कुल सरल सहज रूप में आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस समय आप निर्माण P2I बैच 2028 के लिए इस बैच से, जीएस के बैच से जुड़ सकते हैं, और इसके लिए आपको कोड यूज करना होगा MK लाइव। जैसे आपके जीएस के लिए भी, आप हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी MK लाइव कोड इस्तेमाल करके 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उसी तरीके से MK लाइव कोड के लिए भी 2028 के लिए 27,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, 2027 के लिए इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो 10,999 रुपए में आपको बैच मिल जाएगा कंप्लीट तैयारी के साथ, कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, कंप्लीट आंसर राइटिंग, कंप्लीट PYQ डिस्कशन, टेस्ट, एवरीथिंग, वो भी सब मिलेगा इसमें। और ये भी बैच आपका 7 से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो फटाफट इस बैच को ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, यानी कि मनोज सर के साथ में। ओके, और ये मेरा एक छोटा सा परिचय है जिसको आप लोगों को जान लेना चाहिए। फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, स्टडी IQ-IAS, यूपी PCS सेलेक्टेड, 3 times IAS इंटरव्यू फेस्ड, 17 years प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस। और जिसको भी मुझसे जुड़ना है तो सोचिए, मेरे टेलीग्राम चैनल मनोज कुमार हिस्ट्री को सर्च कीजिए और आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह स्थल। ये बात तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। और मैंने एक वीडियो बताया था कि उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता उससे भी ज्यादा प्राचीन है, विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक बन जाती है। मैंने इस पर एक वीडियो लिया था आप लोगों से। और यह सभ्यता जो है 3 देशों में फैली हुई है, आप अच्छे से जानते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और बहुत सा 400 से ज्यादा स्थल, तो सोचिए पाकिस्तान में 1100 से ज्यादा स्थल, हमारे भारत में छोटे बड़े हमको पता चले हैं। लेकिन इनमें से कितने इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं उनको हम लोग देखेंगे। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन सभी बंदरगाहों को देखने के साथ साथ एक चीज मैं और आपको डिस्कस करूंगा, इनसे संबंधित जो MCQs बन सकते हैं वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके,
तो देखेंगे तो आप देख सकते हो सुतका गेंडोर है, बालाकोट है, सोतका को है, धौलावीरा है, रंगपुर है, लोथल है, नागेश्वर है, ऐसे कई सारे हैं। तो विश्व व्यापार नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है ये, जिनका केंद्रीय समय जो बनता है 2500 से लेकर के 1900 के बीच में, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल अपने पीक पर थी, ठीक है ना। इसके सबसे ज्यादा जो क्षेत्र हैं, मुख्य केंद्र, वो है आपके गुजरात, पश्चिमी चौकियां और अंतिम गंतव्य स्थल जो जहां पर जाते हैं ये देख सकते हैं। यानी कि जो चौकियां हैं वो मकरान तट पाकिस्तान में है, और मुख्य केंद्र जो है व्यापार का वो है गुजरात का, और बाकी समय आपने देखा ही है। ओके, ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट यूपीएससी की इनसाइट जो है, आपको इनपुट आपको समझ लेना चाहिए कि हड़प्पा वासियों ने न केवल व्यापार ही नहीं किया, बल्कि विशिष्ट कच्चे माल के लिए औद्योगिक बंदरगाह शहरों का निर्माण भी किया था। नॉट ओनली द सिविलाइजेशन डेवलपमेंट बट ऑल्सो डेवलप द मैन्युफैक्चरिंग हब। ओके, सो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण स्थल लोथल के बारे में। और लोथल के बारे में शायद ही आप में से, हम में से कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा लोथल के बारे में। विश्व की सबसे प्राचीन गोदी डॉकयार्ड हमको यहां से मिला है, यानी कि जहाजों को खड़ा करने का स्थान। इनमें से एक उन्नत कृत्रिम ज्वारीय ईंट से बना हुआ गोदीबाड़ा मिला है, जो कि आपके समुद्र और नदी से थोड़ा सा हट करके जहां पर जहाज खड़े हो जाते हैं। ओके, प्रमुख औद्योगिक केंद्र क्या है? यहां पर कार्नेलियन मनके बनाने की प्रमुख केंद्र है, फैक्ट्री मिली है। इसके अलावा व्यापार भागीदार मेसोपोटामिया के लिए सीधा लग्जरी व्यापार यहां से होता था। यह कार्नेलियन का मनका, कार्नेलियन जो एक कहा जाए स्टोन है, उससे बने हुए मनके बनाने की फैक्ट्री। दो चीज यहां पर आपने देखी। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए यहां पर, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाने। देखिए, लोथल आपके गुजरात में भाल क्षेत्र में खंबात की खाड़ी में है। भाल क्षेत्र, खंबात की खाड़ी, ये रहे। और इसकी जो खोज करी हुई है, यार कैसे उत्खनन जो करवाया, वो 1955 से शुरू हुआ एस.आर. राव के नेतृत्व में। ये रहा, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये कृत्रिम ज्वारीय बंदरगाह है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा? आर्टिफिशियल आपका पोर्ट, एक तरीके से उसका डॉकयार्ड बना हुआ है, सबसे पुराना है। इसका आकार देखेंगे तो 37, आकार बता रहा हूं मैं आपको, इसका 37 इंटू 22 इंटू 4.5 मीटर के आकार का है। 37 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और लगभग 4.5 मीटर गहरा, इतना बड़ा डॉकयार्ड हमको यहां पर मिला है। ओके, ध्यान रखना। और इसके अलावा हमको यहां से क्या क्या मिला है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि उस समय के लोगों की इंजीनियरिंग क्षमता का महत्वपूर्ण नमूना है। दूसरी बात, यहां से हमें धान या चावल के साक्ष्य मिले हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं, इसका भी एविडेंस हमको मिला है। इसके अलावा हमको यहां से फारस की मोहर मिली है, फारस की मोहर मिली है, जो ये बताती है कि फारस के साथ इसका व्यापारिक संबंध है सीधा सीधा, ठीक है ना। यहां पर हमको कच्ची सड़कें मिली हैं, कच्ची सड़कें, पक्की नहीं, और अस्त व्यस्त मिली हैं। साथ के साथ वहां पर हमको एक चीज और मिली है कि जो मकान के दरवाजे मुख्य सड़क पर भी खुलते हैं, यानी कि ये उसके अंतिम चरण को दर्शाता है, जब सभ्यता आपके पतनशील अवस्था को जा रही थी। तो ये मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई हैं जो लोथल के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको मैप में आप देख सकते हो, ये यहां पर आपके पड़ती है। जब यहां से हम जाते हैं अहमदाबाद से, तो रास्ते में पड़ता है ये आपका स्थल। जब आप अहमदाबाद से निकलेंगे, आप कहा जाए तो एक महत्वपूर्ण जगह है भावनगर, तो रास्ते में पड़ता है ये लोथल का इलाका। ओके, क्लियर है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, कृत्रिम ज्वारीय बंदरगाह का महत्वपूर्ण स्थल है ये। दूसरा आप बात करते हैं धौलावीरा गुजरात, ये भी देख लीजिएगा, कच्चे माल का प्रमुख संसाधन का प्रवेश द्वार है ये। देखिए, ये कहां पर है?
ये खादिर द्वीप में है, खादिर द्वीप, ये भी वहीं पर है, कच्छ के रण के क्षेत्र में आपका पड़ता है, कच्छ का जो क्षेत्र है खादिर द्वीप में है। और इसकी जो खुदाई की थी आपकी 1989 में RS विस्ट ने इसकी खुदाई की थी, RS विस्ट हैं, उन्होंने इसकी खुदाई की थी और 2021 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया, विश्व धरोहर 2021 में, यह ध्यान रखना। और कहते हैं कि ये जो है आपके 6 प्रमुख नगरों में से एक है, प्रमुख नगरों में से एक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात आती है कि यहां से हमको क्या क्या मिला। तो देखिए, कच्छ के रण में प्राचीन काल का सीधा समुद्री पहुंच की सुविधा प्रदान करने वाला केंद्र है। दूसरा, आकर्षक लकड़ी और तांबे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यह आपका तांबा और एक बेहतरीन प्रकार की लकड़ी यहां से आपकी निर्यात की जाती थी। तीसरा, औद्योगिक फोकस, बड़े पैमाने पर सीप से काम करने वाले उद्योगों की विशेषज्ञता थी। यहां पर ध्यान रखना, सीप उद्योग जिसे हम कहते हैं सीप इंडस्ट्री, यानी कि समुद्र से निकलने वाली जो सीप होती है उससे बनाए हुए सामान का प्रमुख केंद्र था यहां। इसके अलावा यहां से हमें और क्या क्या चीजें मिली हैं वो आपको ध्यान रखने का। यहां पर ध्यान रखिएगा, जल प्रबंधन, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और यहां से हमें 16 बांध मिले हैं, छोटे बड़े मिलाकर के कितने में बांध मिले हैं? 16। ठीक, एक हमें 10 अक्षर का साइन बोर्ड मिला है, यानी कि यहां के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, ये ध्यान रखना। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ये 3 भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में बटा है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी प्रमुख स्थल जो हैं वो 2 भागों में बटे हुए थे, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है ना, ये 3 भाग में बटा हुआ और तीनों किलेबंद है, तीनों किलेबंद हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हमको यहां से इंपॉर्टेंट चीजें हमको मिली हैं। होपफुली कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो। ओके, चले अब इसके बाद हम बात करते हैं सुतका गेंदोर। मकरान तट हड़प्पा का प्राचीन कोलिंग स्टेशन है, यानी कोलिंग स्टेशन मतलब अंतिम जहां से आपके माल की आवागमन शुरू होता है। सबसे प्राचीनतम देखा जाए तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है ये वेस्टर्न सुतका गेंदोर। और ये ध्यान रखना, सुतका गेंदोर आपके बिल्कुल जहां देखेंगे ये भारत है, भारत से बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पर जाकर के यहां पर है, ये बिल्कुल ईरान के लास्ट बॉर्डर के पास में सुतका गेंदोर। और ये पश्चिमी स्थल है, ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल कह लीजिए, बंदरगाह भी है। ठीक है ना, और साथ के साथ ये जिस नदी पर है उस नदी का नाम है दास्क या दास्त नदी के किनारे पर स्थित है, दास्क या दास्त नदी के किनारे पर है। भारी किलेबंद है, ऐसा नहीं है, किलेबंद तटीय क्षेत्र है। दूसरा, मुख्य रूप से एक प्राचीन रसद केंद्र के रूप में कार्य करते थे, यानी कि इंडिया में से भारत से सभी प्रमुख जगहों से माल यहां पर लाया जाता था, यहां से फिर इसको ले जाकर के आगे मेसोपोटामिया, सुमेरिया जैसे देशों में लेकर के जाते थे। सुमेरिया जाने वाले व्यापारियों के जहाजों के लिए महत्वपूर्ण समुद्री रसद आपूर्ति केंद्र है, यानी कि इसका कीवर्ड जो है वो ध्यान रखिएगा, किलेबंद रसद क्षेत्र, यहां से ध्यान रखना। ओके, कुल मिलाकर के यहां से आपकी कंडीशन है। तो ये इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ओके, सबसे पश्चिमी क्षेत्र, ओके क्लियर हो गया, किलेबंद है। अब इसके बाद आ जाइए आपका कुंतासी, ये भी गुजरात में प्राचीन निर्यात उन्मुख इकाई है, एक्सपोर्ट यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। कुंतासी ये कहां पर है? गुजरात में, ये देखिए कच्छ के रण के थोड़ा सा पास में ही है। ये एक समर्पित कारखाना स्थल है, यह केवल शहर नहीं बल्कि विशिष्ट विनिर्माण केंद्र है, मैन्युफैक्चरिंग हब कुंतासी। यहां मिट्टी के बर्तन और तांबे की वस्तुओं के निर्माण पर भारी ध्यान दिया गया था। मिट्टी के बर्तन और तांबे के जो औजार वगैरह है सारी चीजें हैं। और माल का निर्माण विशेष रूप से प्राचीन पार महासागरीय निर्यात बाजारों के लिए किया जाता था, यानी कि यहां से जो भी माल बनाया जाता था उसको निर्यात करने के लिए ही बनाया जाता था। कुंतासी है कहां? यह पड़ता है, ध्यान रखना, राजकोट में। राजकोट जगह है गुजरात में, आप अच्छे से जानते हो, वहां पर है।
ठीक है ना। और यहां से आपके निर्यातों के लिए विशेष तौर पर बढ़ावा देने का कारखाना केंद्र था कुंतासी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है। तो इसमें ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है मैं सिर्फ उतनी ही आपको बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। अगला हम बात करें सोतका कोह। पाकिस्तान ने तटीय रेगिस्तानों में कार्य किया। यहां पर सोतका कौन है ये देखेंगे तो आपका भारत से आगे सुतकागिंडोर यहां पर है और सोतका कोह उससे पहले है। सोतका कोह ये कहां पर है? यह है सादी कौर नदी पर रणनीतिक रूप से स्थित है। सादी कौर नदी पर जिस समय देखिए धौलावीरा है, लोथल है, वहां से सामान कहां जाता था? सोतका कोह में। सोतका कोह से कहां जाता था? सुतका गेंडोर, और सुतका गेंडोर से फिर सुमेरिया और मेसोपोटामिया के लिए सामान का निर्यात कर दिया जाता था। ध्यान रखना, एक द्वितीयक तटीय रेल स्टेशन के रूप में संचालित है। द्वितीयक यानी सेकेंडरी, यानी कि सुतका गेंडोर से पहले सेकेंडरी माल का स्टेशन यहां पर बनाया गया और यहां पर छोटे छोटे जहाजों के तटीय व्यापार को सुविधाजनक बनाया गया, जो सिंधु क्षेत्र से पश्चिमी बंदरगाहों तक माल को स्थानांतरित करते थे। यानी सिंधु से लेकर के पश्चिमी बंदरगाह तक ये सिंधु नदी के किनारे पर आकर के इकट्ठा होता है और वहां से पर सामान को ले जाते हैं। यहां से इस तरीके से छोटे छोटे जहाजों के लिए बनाया गया, यानी एक तरीके से कैबोटेज है, छोटे छोटे जहाजों का आवागमन का स्थल है ये ध्यान रखिएगा यहां से कुल मिलाकर के। ओके, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं देसलपुर, कच्छ, गुजरात। एक सुरक्षा खनिज डिपो देसलपुर, ये कहां पर है? देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कच्छ के क्षेत्र में ये, और जिस तरह का बना हुआ है आप समझ सकते हो किलेबंद है। ये केवल इमेजिनरी है, उसमें मत जाइए, ऐसा कोई हमको एविडेंस नहीं मिला कि पत्थर का इतना बड़ा इस तरह से चीजें बनी हो, लेकिन हाँ खुदाई में चीजें मिली जरूर है। और ध्यान रखना ये किलेबंद है पूरी तरीके से, ये रहा पॉइंट, किलेबंद है। सुरक्षित भंडारण डिपो है, यानी कि माल की इकट्ठा करने का डिपो है, और दोनों बिंदु के रूप में कार्य करता है, यानी कि किलेबंद भी है सुरक्षित रखने के लिए सारी चीजों के लिए। यानी कि यहां पर जो किया जाता है ये ध्यान रखना, वो है आपके बहुमूल्य बहुमूल्य जो रत्न हैं या आपके संसाधन हैं, बहुमूल्य उन संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, खनिज संसाधन का। और ये सिंधु नदी से आपके बाकी भारतीय प्रायद्वीप को जोड़ता है, कनेक्ट करता था। ये भारत के गुजरात प्रायद्वीप से आपको कनेक्ट करता था वहां से पूरा का पूरा। ये मूल्यवान खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने में इसकी विशेषज्ञता थी। सिंधु क्षेत्र के गुजरात प्रायद्वीप को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण भूमि और समुद्री मार्गों के निगरानी स्थल है। कुले कीवर्ड के तौर पर ध्यान रखिएगा, किलेबंद खनिज डिपो, किलेबंद खनिज डिपो के तौर पर यह काम आता था इसका। और ये जो एक तरीके से कह सकते हो कि ये चेक पॉइंट की तरह है, ये भूमि और गैर समुद्री भूमि को ये जोड़ता है, गैर समुद्री मार्गों को जोड़ने वाला एक चेक पॉइंट की तरह देसलपुर। ओके, अगला आ जाइए रंगपुर, गुजरात। और ये रंगपुर जो है आपके माचू नदी के किनारे पर है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं रंगपुर गुजरात में है। और रंगपुर उत्तर हड़प्पा काल में महत्वपूर्ण समुद्री नर्तकता को दर्शाता है, यानी कि हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल, यानी कि जब हड़प्पा का उत्तरी फेज बिल्कुल लास्ट फेज चल रहा था उस समय की सारी चीजों को भी दर्शाता है ये। और ये माचू नदी सुरेंद्र नगर एक जगह है, सुरेंद्र नगर गुजरात में, वहां पर ये मौजूद है। और एक तरीके से एक चीज ध्यान रखना, मोहाना बंदरगाह है, इसको कहते हैं एस्चुरी पोर्ट, एस्चुरी पोर्ट कहते हैं इसको। बोले ये क्या होता है? एस्चुरी पोर्ट का मतलब होता है जहां पर आपकी नदी खुद जाकर के समुद्र में मिलती है तो एस्चुरी बना लेती है, डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी यानी ऊपर से नीचे की ओर गिरने वाली नदी की तरह। एक डेल्टा होता है जब आपका डेल्टा की तरफ फैल जाती है नदी, जो कि पूर्वी तटों पर आपके बनती है, पश्चिमी तटों पर जनरली एस्चुरी टाइप की बनती है। तो वहां पर बना हुआ एक बंदरगाह है ये, जहां पर नदी समुद्र से मिलती है और क्षेत्रीय कृषि अधिशेष और टेराकोटा हस्तशिल्प के पारगमन को सुविधाजनक बनाता है। ये रहे टेराकोटा फिगर्स और कृषि। यहां पर हमको जो मिले हैं वो धान के अवशेष मिले हैं, चावल के अवशेष हमको यहां से प्राप्त हुए हैं, ऐसा नहीं कि यहां से ना मिले हों।
चावल के हमको खेती के साक्ष्य, चावल की खेती के साथ चित्रित मृदभांड भी मिले हैं। इसके अलावा और क्या मिला है? चित्रित मृदभांड, ये भी मिले हैं कुल मिलाकर के। तो एक तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, उत्तरी हड़प्पा कृषि का एक प्रमुख केंद्र है रंगपुर। अब इसके बाद आ जाइए प्रभास पाटन, ये भी गुजरात में सीप उद्योग का प्रमुख केंद्र। और ये देखिए बेहतरीन सीप की बनी हुई चूड़ियां, और उन्हीं चूड़ियों के लिए ये आपका सबसे ज्यादा फेमस है प्रभास पाटन। सीप उद्योग, शंख सीप उद्योग के लिए एक विशाल समर्पित केंद्र है। ये विशाल उच्च मूल्य वाली लग्जरी वस्तुएं, विशेष रूप से चूड़ियां बनाने का समुद्री सीपों का एकत्रण यहां पर किया जाता था। यह बेसिकली है कहां? यह है आपके सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के पास जगह है, वहां पर है, सोमनाथ के पास में, यह ध्यान रखना। और समुद्र के किनारे है, कारण तभी आपको सीपी मिलेंगी। और लग्जरी सीप के सामान सीधे दूर मेसोपोटामिया के बाजार में निर्यात किया जाता था, यानी कि लग्जरी सीप की चूड़ियां यहां पर बनाई जाती थी। बेहतरीन। और यह सबसे बड़ा एक चीज का और केंद्र और था, यह शंख, जो आप जानते हैं ना, जो बजाते हैं शंख, शंख का सबसे बड़ा प्रसंस्करण केंद्र था। शंख का सबसे बड़ा प्रसंस्करण केंद्र, प्रसंस्करण केंद्र है ये। ओके, क्लियर है? तो ये बात क्लियर हो गई। इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें बतानी है, यानी कि एक तरीके से मेसोपोटामिया के लिए निर्यात करना है, बेहतरीन बहुमूल्य वाली चूड़ियां शंख की बनी हुई, उनको निर्यात किया जाना है, बनाना है, यानी कि एक हब के रूप में काम करना है। सिर्फ बंदरगाह नहीं है, बल्कि विनिर्माण केंद्र है लग्जरी गुड्स का, जिसको मेसोपोटामिया को बेचा जाता है, वहां से सोना चांदी और बहुमूल्य चीजें मंगाई जाती हैं। ओके, और यह है आपका नागेश्वर। नागेश्वर नाम देख करके लग रहा है कि दक्षिण भारत का कोई स्थल होगा। यह कच्चे माल के एकाधिकार पर काम करता है। और समुद्र का कच्चा माल क्या होता था? शंख वगैरह, ये सारी चीजें यहां पर किया जाता था। ये भी देखेंगे तो आपके वही ऊपर के हिस्से में है। कच्छ की खाड़ी से कच्ची सीप सामग्री प्रदान करने का एकाधिकार इसी के पास था। कच्छ की खाड़ी में सबसे ज्यादा सीप का कच्चा माल यहां से इकट्ठा किया जाता था, उसको फिल्टर किया जाता था और उसको दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया जाता था। उच्च स्तरीय कुलीन आभूषणों के लिए आवश्यक सटीक कच्चे माल की आपूर्ति यहीं से होती थी। और नागेश्वर सीप के सामान का लगातार उच्च स्तरीय हड़प्पा दफन स्थलों में से पाया जाता है। अगर वहां पर कोई कच्चा माल मिलता भी है तो उसको दफन यहीं किया जाता है, बेकार माल जो है। यानी सीप के कच्चे माल का एकाधिकार वाला सबसे प्रमुख केंद्र है ये नागेश्वर। और ये है कहां पर? बेसिकली द्वारका के पास है, द्वारका के पास। तो ये मैंने आपको लगभग 8-9 प्रमुख समुद्री बंदरगाह जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन लोगों को मैं अभी भी बता रहा हूं, जिन लोगों को इतिहास वैकल्पिक विषय लेना है, फटाफट ले लीजिए। 7 तारीख से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, और वर्ड हिस्ट्री से इसका स्टार्ट हो रहा है मेरे साथ, मेरी गाइडेंस में। और MK लाइव कोड के माध्यम से ये बैच मिल जाएगा अभी आपको 14,999 रुपए में, तो जल्दी कीजिएगा। इसके अलावा GS का बैच ज्वाइन करना है तो GS का 2028-2027 के लिए कर सकते हो। 2027 वाला बैच स्टार्ट हो रहा है 10,999 रुपए में, और 2028 वाला MK लाइव कोड के माध्यम से स्टार्ट हो रहा है 27,999 रुपए में। ओके, और यहां पर जो मैं आपको अब जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, वो है इससे जुड़े हुए MCQs, जिससे कि अब तक आपने जो पढ़ा है वो आपका सबका सब रिवाइज हो जाए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बंदरगाह माना जाता है? ये तो अब आप बता ही सकते हो भाई। क्यों भाई? लोथल, सुक्कागेंडोर, नागेश्वर, धौलावीरा, मुझे नहीं है, सबसे पश्चिमी स्थल जानते ही हो। ये रहा सुक्कागेंडोर, ये रहा मकरान तट बलूचिस्तान पर स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी बंदरगाह है। सुमेरियन बाजारों को जाने वाले जहाजों के लिए रसद केंद्र के रूप में कार्य करता है। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध गोदी जरूर है, लेकिन वह पश्चिमी नहीं है, पूर्वी किनारे पर है। इसलिए ये ध्यान रखना, लोथल में सुक्कागेंडोर में कंफ्यूज मत हो जाना।
वो पूर्वी स्थल है और ये पश्चिमी स्थल है। ओके। दूसरा, लोथल की खुदाई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोथल में विश्व की सबसे प्राचीन प्राकृतिक गोदी मिली है, गोदीवाड़ा। इसकी खुदाई 1955 से 62 में एस आर राव ने की। यहां कार्नेलियन मन के निर्माण के प्रमाण मिले हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। मैं जानता हूं कि आप लोग सही आंसर जानते हैं और मेरी क्लास अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो इसका रिवीजन आपको फटाफट हो जाएगा। तो आंसर आप जानते हैं, केवल 2 और 3। देखिए, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। कैसा है? कृत्रिम गोदी है, ये आर्टिफिशियल बनाया गया है, नेचुरल गोदीवाड़ा नहीं है। यानी कि समुद्र ने नहीं बनाया, हमने बनाया, ईंटों से मिलकर के बनाया। 37 बाई 22 इंटू 4.5 मीटर के साइज का, और उस समय के लोगों की इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना है ये। ओके, क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लोथल में कृत्रिम ज्वारीय बंदरगाह है। एक तरीके से प्राकृतिक कथन गलत है। एस.आर. राव ने बिल्कुल सही किया, कार्नेलियन मन के निर्माण का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आइए, निम्न के बंदरगाहों के पर विचार कीजिए। कुंतासी कृषि पारगमन के लिए मोहाना बंदरगाह, सुतगागेंड और किलेबंद रसद रिले, नागेश्वर कार्नेलियन मन के प्रसंस्करण का प्रमुख केंद्र। बताइए, कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? केवल 1 युग्म, केवल 2 युग्म, सभी 3 युग्म, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा? अब मुझे बता दीजिए, सबसे नीचे जाते हैं। क्या नागेश्वर में कार्नेलियन के मन के थे या आपके सीप का डंप केंद्र था? सीप और उस तरह के कच्चे माल का, इसलिए ये तो हो गया गलत। दूसरा, सुतकागेंडर किलोबंद रसद विले, बिल्कुल सही है। कुंतासी कृषि पारगमन के लिए मोहाना बंदरगाह है। बताइए, मोहाना था। कुंतासी एक एक्सपोर्ट यूनिट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। कृषि पारगमन का केंद्र जो था वो रंगपुर था, ना कि कुंतासी। और सुतकागिंडोर किलेबंद रसद रिले स्टेशन बिल्कुल सही है। नागेश्वर कच्ची सीप सामग्री का आपूर्ति करता था, कालीन मन के लोथल में बनते थे, इसलिए यह गलत है। तो तीसरा गलत है, पहला गलत है, केवल 2 सही है। इसका मतलब केवल 2 युग। ये कंफ्यूजन है, जैसे यूपीएससी पूछता है उसी पैटर्न पर मैं आपको करा रहा हूं। अगला, धौलावीरा के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, गलती मत कर देना, सत्य नहीं असत्य पूछा है, गलत क्या है। यह 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना, मैंने बताया है ना अभी, बिल्कुल करेक्ट। यहां 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड मिला है, बिल्कुल सही। हड़प्पा सभ्यता की कृत्रिम ज्वारीय गोदी के लिए प्रसिद्ध है। कृत्रिम ज्वारीय गोदीवाड़ा डॉकयार्ड, नो, वो तो लोथल था। यह कच्छ जिले के खादर द्वीप पर स्थित है, बिल्कुल सही है, ये गलत है। आंसर क्या हो गया? सी। अगर मेरी क्लास आपने पढ़ ली है तो ये आपका प्रैक्टिस हो गई आपकी, तो सी बिल्कुल सही है। ये ना गलत हो गया आंसर, यही सही था, बाकी आपको मैंने बता ही दिया। प्रभास पाटन और नागेश्वर दोनों सीप उद्योग से जुड़े थे, निम्न में से दोनों के बीच में अंतर कौन सा है? देखिए, प्रभास पाटन कच्ची सीप का स्रोत था, नागेश्वर तैयार सीप का उत्पाद का निर्यातक। बताइए, नंबर 1, नागेश्वर कच्ची सीप के सामग्री का आपूर्ति करता था, प्रभास पाटन निर्मित लग्जरी सीप वस्तुओं का केंद्र। दोनों एक ही प्रकार का कार्य करते थे, निर्यात उन्मुखी विनिर्माण केंद्र थे। प्रभास पाटन मेसोपोटामिया से आयात करता था, नागेश्वर निर्यात करता था। तो देखिए भाई, ये गलत हो गया, ये भी गलत है, आंसर है ये भी गलत है, क्योंकि नागेश्वर कच्चा स्रोत था और प्रभास पाटन लग्जरी आइटम्स का निर्माण केंद्र। ये रहा बी आंसर। नागेश्वर कच्ची सामग्री का आपूर्ति करता है, प्रभास पाटन लग्जरी सी वस्तुओं का केंद्र है, यानी कि सप्लाई चेन का प्रश्न है। रॉ मेटेरियल आपूर्ति करता प्रभास पाटन, फिनिश गुड्स जो चूड़ियां हैं वो ये रही, प्रभास पाटन करता। नागेश्वर कच्चे माल की आपूर्ति वो पहुंचाता प्रभास पाटन को, वहां से फिनिश गुड्स तैयार होती हैं और उसके बाद मेसोपोटामिया को निर्यात कर दी जाती थी। यानी कि ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं छठा, सुतकाकोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह हड़प्पा स्थल सभ्यता का प्रमुख निर्यात केंद्र है। यह तटीय
कैबोटेज व्यापार के लिए द्वितीयक रेलवे स्टेशन था, सेकेंडरी, यानी कि उससे प्राइमरी कोई दूसरा है। मेसोपोटामिया में स्थित हड़प्पा व्यापारिक चौकी थी या धौलावीरा के जल प्रबंधन तंत्र का हिस्सा था। बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। मेरे हिसाब से देखिए प्रमुख निर्यात केंद्र तो नहीं था। प्रमुख निर्यात केंद्र कौन सा था? सुतकागेंडोर, लोथल वगैरह। दूसरा, तटीय कैबोटेज व्यापार के लिए द्वितीयक रेलवे स्टेशन, ये बिल्कुल सही है। ये रहा, द्वितीय कैबोटेज के लिए द्वितीयक रेलवे स्टेशन था। सोतका कोद सादी कौर नदी के किनारे स्थित है। कैबोटेज यानी कि छोटे छोटे जहाजों का प्रमुख संचालन केंद्र था। सिंधु मुहाने से पश्चिमी बंदरगाहों तक माल पहुंचाने में सहायक था। सी गलत है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में ही स्थित है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता व्यापारियों ने केवल व्यापार किया, उन्होंने विशिष्ट कच्चे माल के लिए औद्योगिक बंदरगाह शहरों का निर्माण नहीं किया। बताइए, केवल व्यापार किया, विनिर्माण केंद्र हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नहीं बनाए। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नेटवर्क लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक सक्रिय था। गुजरात हड़प्पा सभ्यता के समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। बताइए कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और सभी तीनों। बताइए। पहला सोचिएगा, केवल व्यापार किया, विशिष्ट कच्चे माल के लिए औद्योगिक बंदरगाह शहरों का निर्माण नहीं किया, यह गलत है। जब यह गलत है तो इसका मतलब यह भी गलत, यह भी गलत और यह भी गलत। आंसर हो गया ये दोनों। ये रहे केवल 2 और 3, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने केवल व्यापार नहीं किया बल्कि उन्होंने विशिष्ट कच्चे माल की बंदरगाह शहरों का निर्माण भी किया। यह हड़प्पा सभ्यता की उन्नत आर्थिक सोच का प्रमाण है। बाकी 2 और 3 कथन बिल्कुल सत्य है। ओके, तो यह आपको क्लियर हो गया। और इस तरीके से ये मैंने आपको दे रखा है, आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को याद करने का एक शॉर्टकट, एक शॉर्ट में इनको याद कर सकते हो, ये मैंने आपको दे दिया है। और इस तरह से सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए, इस क्लास की आपको पीपीटी और सारी चीजों को कवर करने के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, मेरा मनोज कुमार का। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।